यहाँ पे इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के बारे में। अभी पिछले वीडियोस में हमने फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के जो पहला स्टेप लाइट रिएक्शन था वो कवर किया था। यहाँ पे हमें उसका सेकंड स्टेप यानी कि डार्क रिएक्शन कंप्लीट करना है। डार्क रिएक्शन, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है। आज के टाइम पे इस टर्म को कोई भी यूज़ नहीं करता। आज के टाइम पे हम बेटर टर्म यूज़ करते हैं बायोसिंथेटिक फेज़। तो जो आज के टाइम पे इसका प्रॉपर नेम है दैट इज़ बायोसिंथेटिक फेज़। अच्छा, इस बायोसिंथेटिक फेज़ में फूड मॉलिक्यूल या फिर ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है। यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड, या जिसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल है सबसे कॉमन टाइप का फूड हमारा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। तो इसका सिंथेसिस हम करने वाले हैं। इसका सिंथेसिस करवाने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, रुबिस्को एंजाइम। एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम, और ये एंजाइम CO2 को फिक्स कर देता है C6H12O6 के अंदर। ठीक है, इसी को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज़। ध्यान रखना, इस बायोसिंथेटिक फेज़ के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और CO2 को रिड्यूस करने के लिए, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो एनर्जी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वो ATP फुलफ़िल करता है, प्लस जो रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है वो NADPH2 फुलफ़िल करता है। ये दोनों चीज़ें हमारे प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के। अगर आपको याद होगा लाइट रिएक्शन अभी तक, तो ये दोनों किसके प्रोडक्ट्स हैं? दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। जो हमने लाइट रिएक्शन डिस्कस की थी उसमें ये प्रोडक्ट बन रहे थे, और उनको हम यहाँ पर डार्क रिएक्शन के अंदर में यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये एक ओवरव्यू हमने बात करी है डार्क रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन सबसे पहली बार किसने डिस्क्राइब की थी, किस साइंटिस्ट ने पहली बार इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था। तो फर्स्ट टाइम जो इसको डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन। इनके साथ में इनके दो कलीग्स और थे, बेंसन, एंड तीसरे जो मेंबर थे वो बेसैम। लेकिन इसमें मेल्विन केल्विन का सबसे ज़्यादा रोल था, इसीलिए हम इसको केल्विन का ही नाम NCERT में दिया हुआ है। जो पूरा डार्क रिएक्शन चलने वाला है वो एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है। तो इन्होंने सबसे पहली बार जो डार्क रिएक्शन ऑपरेट करता है उसके बारे में बताया कि जो डार्क रिएक्शन है वो एक साइक्लिक पाथवे है, साइक्लिक फॉर्म में चलता है। साइक्लिक फॉर्म में मतलब वो बार बार रीजनरेट होता रहता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, और कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट निकलता रहता है। इसको बोलते हैं साइक्लिक पाथवे। इसी साइक्लिक पाथवे का साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम पड़ गया केल्विन बेंसन या फिर केल्विन साइकिल, या तो इसको हम केल्विन बेंसन साइकिल बुला सकते हैं, या फिर जो NCERT ने छोटे में लिखा है केल्विन साइकिल। इन दोनों नाम में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, केल्विन साइकिल। अब इन्होंने कैसे ये साइकिल डिस्कस की, क्या होती है ये पूरी साइकिल, अब उसके बारे में तो अभी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने किस टेक्निक का सहारा लिया जिससे ये इस पूरी साइकिल के बारे में डिस्कवर कर पाए। तो इन्होंने बेसिकली टू डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उसमें से एक टेक्निक है रेडियो आइसोटोपी टेक्निक, रेडियो आइसोटोपी टेक्निक, और दूसरी है क्रोमैटोग्राफी टेक्निक। तो दो टेक्निक्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। पहला है रेडियो आइसोटोपी और दूसरा है क्रोमैटोग्राफी। रेडियो आइसोटोपी का मतलब होता है कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के फॉर्म्स होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ करते हैं, जो रेडिएशंस रिलीज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एटम्स जो रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं उनको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं जिनके कई सारे आइसोटोप्स या फिर कई सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं।
तो इन्होंने यहाँ पे रेडियो आइसोटोपी का इस्तेमाल किया। रेडियो आइसोटोपी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी एटम को ट्रेस कर पाएँ। टू ट्रेस एन एटम, किसी पर्टिकुलर एटम को हम पाथवे में ट्रेस कर सकते हैं, ईजिली पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पे जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में किस मॉलिक्यूल के अंदर में पाया जा रहा है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है ऐसे रेडियो एक्टिविटी की वजह से। दूसरी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का काम होता है किसी मिक्सचर में से किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना, टू सेपरेट अ गिवन मॉलिक्यूल फ्रॉम अ मिक्सचर। किसी मिक्सचर में से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें से हम अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना हो, आइसोलेट करना हो, तो यहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो आइसोटोपी से हम पता करते हैं कि हमारा रेडियो आइसोटोप कहाँ चला गया, फिर वो जहाँ जहाँ जाएगा उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, उस मॉलिक्यूल को हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल इन्होंने किस पर किया? एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया इन्होंने। मॉडल ऑर्गेनिज्म यानी जिस पर सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। जो मॉडल ऑर्गेनिज्म इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, वो मॉडल ऑर्गेनिज्म इन्होंने एक ग्रीन एल्गी क्लोरेला, सिंगल सेल या फिर यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर किया। तो इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये इनके बेसिक एक्सपेरिमेंट्स की कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम इनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप रेडियो आइसोटोपी को इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहली बार फर्स्ट स्टेप पता लगेगा। आपको क्या पता लगेगा? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इन्हें क्या दिखाई पड़ा? जब इन्होंने CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने यूज़ किया है, यहाँ पे CO2 बनाने के लिए कार्बन का एक रेडियो आइसोटोपिक फॉर्म C14, जो कि कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। कार्बन का नॉर्मल फॉर्म जो रेडियो एक्टिव नहीं होता वो C12 होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे C12 इस्तेमाल नहीं किया, C14 इस्तेमाल किया। अब इस C14 को इस्तेमाल करके इन्होंने जब इस पाथवे में छोड़ा तो ऐसा दिखाई पड़ा कि कोई प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। भाई, किसी भी पाथवे का क्या होता है? एक प्राइमरी एक्सेप्टर, जिसको हम A से लिख रहे हैं। ये प्राइमरी एक्सेप्टर कन्वर्ट हो रहा था एक 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का था। जो कि कितने कार्बन का था टोटल? 3 कार्बन वाला 3 PGA में कन्वर्ट हो गया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 3 PGA में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि ये जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव था। जब ये PGA में कन्वर्ट हुआ तो PGA भी रेडियो एक्टिव था। फिर हमने इसको आइसोलेट कर लिया, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को, और आइसोलेट करके जब इसको आइडेंटिफाई किया गया तो ये पता लगा कि एक ऑर्गेनिक एसिड था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब इसके 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये एक एसिडिक ग्रुप था। तो पहला स्टेप हमको इस तरह से पता लग गया। जैसे ही पहला स्टेप पता लगा तो इसके बाद हमें ये समझ में आना चाहिए था, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होता है। ये जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। भाई, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने का तो कोई तरीका नहीं है, हम तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव कार्बन प्रेजेंट है। तो फिर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग थ्योरीज आई, जिसमें इस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये 2 कार्बन का कोई कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन का एक्सेप्टर होगा, एक कार्बन यहाँ से आएगा CO2 की फॉर्म में, दोनों कंबाइन होके 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। पर जब पूरी साइकिल मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर की, जब इन्होंने पूरी साइकिल आइडेंटिफाई कर ली, तो जब पूरी साइकिल आइडेंटिफाई करेंगे तो वापस घूम करके ये कहाँ आ जाएगा? प्राइमरी एक्सेप्टर। तो इस टाइम पे इन्होंने इसको पता कर लिया। तो जब इन्होंने यहाँ पे इसको पता किया
तो पता चला कि ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर था ये 2 कार्बन का ना होकर के 5 कार्बन की एक शुगर थी। 5 कार्बन की क्या थी? एक शुगर जिसका नाम था राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RUBP भी बोलते हैं, जो कि टोटल 5 कार्बन की शुगर है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर ये प्राइमरी एक्सेप्टर 5 कार्बन का है और यहाँ से 1 कार्बन और आ रहा है तो टोटल कार्बन कितने हो जाने चाहिए? 6 कार्बन। लेकिन हमें तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल मिल रहा है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल तो मिल नहीं रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है इस पाथवे में कि जब RUBP CO2 के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम रुबिस्को एंजाइम, एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। ये एंजाइम इसको कन्वर्ट करके एक 6 कार्बन का कीटो एसिड बनाता है। पहले क्या बनाता है? 6 कार्बन का एक कंपाउंड जो कि कीटो एसिड होता है। लेकिन ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने की वजह से ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बना देता है, जो कि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, जो कि कितने कार्बन के? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 कार्बन। अब ये जो 3PGA है ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये इस पाथवे का पहला स्टेबल कंपाउंड है। तो क्योंकि ये स्टेबल है इसीलिए मेल्विन केल्विन को पहली बार यही मिला था। लेकिन आज हमें पता है कि पहले ये RUBP के साथ कंबाइन होके 6 कार्बन का एक कीटो एसिड बनाता है जो अनस्टेबल था, है ना, अनस्टेबल फॉर्म में, और वो ब्रेक होकर के 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर देता है। क्योंकि जो पूरी साइक्लिक पाथवे है, जो ये पूरा साइक्लिक पाथवे है, इसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 3 कार्बन एसिड। इसीलिए हम इस साइकिल को नाम पड़ गया, दूसरा नाम C3 साइकिल। एक नाम तो इसका केल्विन साइकिल है, दूसरा नाम इसका है C3 साइकिल। तो इस तरह से पहले स्टेप को लेकर के, एक्सेप्टर को लेकर के सारी बातें क्लियर हुई। मेल्विन केल्विन ने जो पूरी साइकिल है, जो पूरी की पूरी साइकिल चलती है, इसका हर एक सिंगल स्टेप भी पता किया। उन्होंने एक एक स्टेप के बारे में चीज़ें बताई। तो अब हमें यहाँ पे पूरी साइकिल को एक कंप्लीट साइकिल की फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो जो केल्विन साइकिल है या फिर जो C3 साइकिल है वो टोटल 3 स्टेप में चलती है। एक साइक्लिक पाथवे है जो टोटल 3 स्टेप्स में चलती है, जिसमें पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। हर स्टेप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस लिख लो कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप है रिडक्शन और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि किसी चीज़ को वापस जनरेट करना, रीजनरेट करना। तो 3 स्टेप में ये साइकिल चलती है। अब इस तीनों स्टेप को यहाँ पर हम क्लियरली बनाते हैं। देखो, पहला स्टेप है जहाँ पे RUBP होगा, 5 कार्बन का एक कंपाउंड, इसके साथ में जो CO2 मॉलिक्यूल है वो ऐड होगा। अब याद रखो CO2 डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता, CO2 पहले वाटर के साथ में कंबाइन होता है और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये एक्चुअल में ऐड होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, जिससे हमें 6 कार्बन की एक कीटो शुगर मिलती है। 6 कार्बन की एक कीटो एसिड, शुगर नहीं है, कीटो एसिड मिलता है। बट ये जो कीटो एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये तुरंत ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर देता है। ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये जो स्टेप होता है इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन स्टेप। ये जो पहला स्टेप है दैट इज कार्बोक्सिलेशन स्टेप। कार्बोक्सिलेशन स्टेप सबसे क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि जो पहला स्टेप होता है किसी भी पाथवे का वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ साइकिल।
तो ये सबसे क्रूशियल स्टेप है सारे स्टेप्स में से। फिर सेकंड फेज आता है रिडक्शन फेज। अच्छा, कार्बोक्सिलेशन फेज को जो एंजाइम कैटलाइज करता है दैट इज रुबिस्को। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको रुबिस्को एंजाइम लिख लेते हैं। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, इसमें सबसे पहले हमें 2 ATP यूज़ करने पड़ते हैं। हम 2 ATP यूज़ करते हैं जो 2 ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इनका फॉस्फेट ग्रुप है वो इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ ऐड हो जाता है, और हमारे पास में मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसको बोलेंगे 1,3-BPGA, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हमारे पास में एक फॉस्फेट की जगह हर एक मॉलिक्यूल के पास 2 फॉस्फेट है। फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट है और थर्ड पोजीशन पर भी फॉस्फेट है, तो 2 ATP यहाँ पर टोटल लगने वाले हैं। इसके अलावा इसका रिडक्शन करना है हमें। रिडक्शन करवाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट NADPH2। NADPH2 कन्वर्ट हो जाता है NADP पॉजिटिव में, और ये हाइड्रोजन डोनेट कर देता है किसको, 1,3-BPGA को। इसके साथ में 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाते हैं, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्टली फॉस्फेट की फॉर्म में 1,3-BPGA से रिमूव हो जाते हैं। इसका रिडक्शन भी हो गया और डीफॉस्फोराइलेशन भी हो गया। ये दोनों स्टेप होने के बाद में जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है उसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट टर्म्स में G3PB बोलते हैं। तो यहाँ पे एसिड था और ये एसिड रिड्यूस होकर के ग्लिसरल्डिहाइड बना दिया, और थर्ड फॉस्फेट, एक फॉस्फेट बचा हुआ है, ये थर्ड पोजीशन वाला। फर्स्ट पोजीशन वाला जो फॉस्फेट है वो रिमूव हो चुका है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के? 2 मॉलिक्यूल्स। जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है ये भी 3 कार्बन शुगर होती है, मतलब एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। टोटल कितने कार्बन है हमारे पास में? 6 कार्बन। भाई यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन के कंपाउंड है, तो टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इस 6 कार्बन में से एक कार्बन रिमूव कर ली जाती है। इस 6 कार्बन में से एक कार्बन रिमूव कर ली जाएगी, और ये एक कार्बन आगे चल करके फूड सिंथेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस में मदद करने वाला है। साइकिल में कितने कार्बन ऐड हुए थे? एक कार्बन ऐड हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। कितने कार्बन निकल रहे हैं? एक कार्बन निकल रहा है यहाँ से। अच्छा, 6 कार्बन टोटल थे, एक कार्बन हमने रिमूव कर लिया, तो कितने कार्बन बचे? 5 कार्बन। ये 5 कार्बन को डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? RUMP में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कई सारे स्टेप्स में होता है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लेकिन हमें सारे स्टेप याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रख लो कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस से 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है जिसका नाम है RUMP। RUMP का पूरा फुल फॉर्म है राइब्यूलोज 5 मोनोफॉस्फेट। ये हमने इन 5 कार्बन जो बचे हुए थे एक कार्बन रिमूव करने के बाद में उसके रीअरेंजमेंट से बनाया है। लेकिन अगर हमें साइकिल चलानी है, भाई ये जो स्टेप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से लेकर के ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट तक जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन स्टेप में आप देख सकते हैं कि 2 ATP का इस्तेमाल हो रहा है और साथ में 2 NADPH2 का भी इस्तेमाल हो रहा है। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, 2 ATP और 2 NADPH2। अच्छा, रीजनरेशन कराने के लिए देखो, हमें अगर साइकिल कंटिन्यूस चलानी है तो हमें क्या वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा? राइब्यूलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, हमें ये जनरेट करना पड़ेगा RUBP, राइब्यूलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। अभी हमारे पास क्या है? राइब्यूलोज 5 मोनोफॉस्फेट। तो अगर राइब्यूलोज 5 मोनोफॉस्फेट से हमें फाइनली राइबोज 1,5-बिसफॉस्फेट जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो जो फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड करते हैं वो ATP से कन्वर्ट करते हैं ADP,
जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा RUMP से RUBP। ये लास्ट स्टेप जो है इसको बुलाया जाता है रीजनरेशन स्टेप। तो इस स्टेप को क्या बुलाते हैं हम? रीजनरेशन स्टेप। रीजनरेशन स्टेप में ध्यान से देखो, एक एडिशनल ATP का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है? एक एडिशनल ATP का। और फाइनली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस को RUBP से, जो प्राइमरी एक्सेप्टर था, उस प्राइमरी एक्सेप्टर को हमने वापस से बना लिया। तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर से हमने स्टार्ट किया था उसी प्राइमरी एक्सेप्टर पे हम वापस से पहुँच गए। इसी को बोलते हैं एक साइक्लिक पाथवे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था प्राइमरी एक्सेप्टर से, जहाँ से स्टार्ट किया था, घूम फिर के हम वहीं पर वापस पहुँच जाएं तो इसको बोलते हैं साइक्लिक पाथवे। और 3 स्टेप में कार्बोक्सिलेशन फेज, रिडक्शन फेज और रीजनरेशन फेज में ये हो रहा है। हर एक साइकिल से जब 1 केल्विन साइकिल चलती है तो कितने कार्बन को फिक्स किया जाता है? 1 कार्बन को फिक्स किया जाता है। तो अगर हमें शुगर मॉलिक्यूल चाहिए तो कितनी बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी या फिर C3 साइकिल चलानी पड़ेगी? तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाई मान लो हमें एक ग्लूकोज बनाना है, एक ग्लूकोज बनाना है, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी बार C3 साइकिल चलानी पड़ेगी? टाइम्स इसको कितनी बार चलाना पड़ेगा? देखो, हर एक C3 साइकिल से हम 1 कार्बन रिमूव करते हैं और एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? C6H12O6, मतलब 6 कार्बन। तो अगर आपको 6 कार्बन निकालने हैं C3 साइकिल से तो 6 बार ये साइकिल टोटल ऑपरेट करनी पड़ेगी। पहला तो कंसेप्ट ये होता है। दूसरा कंसेप्ट एनर्जी रिलेटेड होता है, जिसमें आपको क्या करेगा कि ATP और NADPH2 का नंबर पूछता है कि एक पर्टिकुलर शुगर को बनाने के लिए हमें कितने ATP कितने NADPH2 की ज़रूरत पड़ेगी। इसका सीधा सा स्टेप आपको याद रखना है कि भाई एक C3 साइकिल, अगर हम एक बार C3 साइकिल चलाते हैं तो एक बार C3 साइकिल चलाने के लिए 3 ATP की ज़रूरत पड़ती है प्लस 2 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है। 3 ATP और 2 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक CO2 एंटर कर रहा है जिसमें 2 ATP यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं रिडक्शन स्टेप में और एक एडिशनल ATP यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। टोटल कितने ATP हो गए? 3 ATP, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। अगर NADPH2 की बात करें तो 2 NADPH2 यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी पूरी साइकिल में कहीं पर भी NADPH2 इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो टोटल NADPH2 कितने हो गए? 2 और ATP 3। तो इस तरह से हर कार्बन के लिए हम हर एक C3 साइकिल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल 6 बार चलानी है, तो दोनों का नंबर 6 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हमें एक ग्लूकोज बनाना हो C6H12O6 तो 6 बार C3 साइकिल चलानी पड़ेगी और 6 बार C3 साइकिल चलाने के लिए 18 ATP, हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 ATP और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 NADPH2। क्या बनेगा? 12 NADPH2। ये कुछ कॉम्बिनेशन में हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए ये एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये पूरा कंसेप्ट हो गया C3 साइकिल का। अब C3 साइकिल के बाद हमें एक प्रॉब्लम समझनी है C3 साइकिल की। जो शुगर सिंथेसिस साइकिल है इसके अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि रिलेटेड है इसके एंजाइम रुबिस्को एंजाइम से। थोड़ा सा हम रुबिस्को के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, मेन एंजाइम है C3 साइकिल का। जो रुबिस्को एंजाइम है ना, इसका फुल फॉर्म है RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अब ध्यान से देखो, इसकी 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। इसका मतलब है कि जो रुबिस्को एंजाइम है ना, जो मान लो रुबिस्को एंजाइम है, यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट है। तो जो रुबिस्को एंजाइम की एक्टिव साइट है वो CO2 के साथ भी बाइंड कर सकती है। जब CO2 के साथ बाइंड करेगी तो इसकी एक्टिविटी को बुलाते हैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। साथ में ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकती है। जब ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करती है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। मतलब कि रुबिस्को एंजाइम डबल फंक्शनिंग एंजाइम है, डुअल फंक्शनिंग शो करता है। किस तरह की फंक्शनिंग है इसकी? डुअल फंक्शनिंग है इसकी। डुअल फंक्शनिंग का मतलब होता है कोई एंजाइम जो 2 डिफरेंट
सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकता है, तो उसको बोलते हैं डुअल फंक्शनिंग एंजाइम। ये भले से डुअल फंक्शनिंग एंजाइम है, लेकिन जो इसकी एफिनिटी होती है कि ये ज़्यादा स्ट्रांगली किससे बाइंड करता है, अगर हम इसकी एफिनिटी की बात करें तो CO2 और O2 में इसकी एफिनिटी डिफरेंट होती है। CO2 के लिए जो एफिनिटी होती है इसकी, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों एक ही जगह पे बाइंड कर रहे हैं, मतलब इनकी बाइंडिंग किससे डिसाइड होगी? कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। ये दोनों कैसे बाइंड कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, ऐसी बाइंडिंग को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा वो फाइनली जाकर के यहाँ पर बाइंड करने वाला है। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट है, एफिनिटी का कंसेप्ट। अगर CO2 और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बराबर है तो ज़्यादा कौन बाइंड करेगा? CO2, क्योंकि CO2 की एफिनिटी भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली ज़्यादा जल्दी बाइंड कर सकता है। ऑक्सीजन की एफिनिटी कम है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, CO2 के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाई पड़ती है। और जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाई पड़ती है रुबिस्को की, तो वहाँ पे एक वेस्टफुल प्रोसेस, एक ख़राब प्रोसेस चलता है जो प्लांट्स में कोई फंक्शन प्ले नहीं करता, सिर्फ एनर्जी का लॉस, कार्बन का लॉस करवाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं C2 साइकिल। तो जब भी रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है, मान लो अगर रुबिस्को जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो ऑक्सीजन एक्टिविटी शो कर रहा है, तो जब भी ऑक्सीजन एक्टिविटी शो करता है तो एक साइकिल चलती है जिसका नाम होता है C2 साइकिल, या इसी साइकिल को हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो C2 और फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ख़राब प्रोसेस है। क्यों ख़राब है? जब हम एक बार इसका पूरा साइकिल पढ़ लेंगे तो वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम C2 साइकिल बनाते हैं। देखो C2 साइकिल कहाँ पे चलती है? C2 साइकिल का जो ऑपरेशन साइकिल है वो मीज़ोफिल सेल ही होता है। प्लांट के जो मीज़ोफिल सेल हैं उसी में C2 साइकिल चलती हुई दिखाई पड़ती है। अब मीज़ोफिल सेल में भी 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। इस मीज़ोफिल के 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर है पेरोक्सिसोम और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो इन द C2 साइकिल में, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब ये कैसे चलता है? देखो यहाँ पे हम पूरा एक स्टेप बना लेते हैं, स्टेप वाइज। मान लो ये हमने एक बड़ा सा साइकिल सेल बना लिया, मीज़ोफिल सेल। ये क्या है? बड़ा सा हमारा मीज़ोफिल सेल। इस मीज़ोफिल सेल में 3 ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, इसको बड़ा बना, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसको हम C से लिख देते हैं। इसको हम C से लिख देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम जिसको हमने यहाँ पे P से लिखा है। और लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, M से। ठीक है, 3 प्रोसेस। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में प्रेजेंट था रुबिस्को एंजाइम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रुबिस्को एंजाइम था। ये जो रुबिस्को एंजाइम था वो RuBP यहाँ पर है, 5 कार्बन का कंपाउंड। अब की बार रुबिस्को जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवा रहा है। RuBP की बाइंडिंग किसके साथ करवा रहा है? ऑक्सीजन के साथ। जब ये ऑक्सीजन के साथ RuBP की बाइंडिंग करवाएगा तो टोटल कार्बन कितने होंगे? भाई टोटल कार्बन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने होंगे? 5, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो कार्बन है नहीं। सारा का कार्बन किसके पास है? RuBP के पास, और RuBP के पास 5 कार्बन होते हैं।
तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड जो होगा वो 2 चीज़ें बनाएगा। वो क्या बनाता है? 2 कंपोनेंट्स बनाता है। पहला कंपोनेंट वो 3PGA बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये तो नॉर्मल हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आपको मालूम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड C3 साइकिल में एंटर करती है। जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो डायरेक्टली किस में एंटर करती है? C3 साइकिल में, और यहाँ से C3 साइकिल के थ्रू ये फूड का सिंथेसिस करवाती है। ये तो नॉर्मल साइकिल है। लेकिन जो 2 कार्बन बच गए, 5 कार्बन में से 3 कार्बन चले गए, 2 कार्बन बच गए, तो वो क्या बनाते हैं? 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ये याद रखना, 2 कार्बन का एक कंपाउंड 2PGA, और ये जो 2PGA है ये एक्चुअल में क्या है? 2-फॉस्फो, सेकेंड पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप है, और कौन सा कंपाउंड है? ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड, या इसको ग्लाइकोलेट भी बोलते हैं, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये तो C3 साइकिल में डायरेक्टली एंटर कर नहीं सकता, ये तो 2 कार्बन का है। C3 साइकिल में एंटर करने के लिए हमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA की जरूरत होती है। तो ये एंटर करेगा C2 साइकिल में। लेकिन याद रखना, C2 साइकिल में एक फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड एंटर नहीं करता, 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड चाहिए एक C2 साइकिल चलाने के लिए। तो हमें यहाँ कितने फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड चाहिए? 2। तो 2 करने के लिए हम हर एक चीज़ को डबल कर देते हैं। मान लो 2 RUBP था, 2 ऑक्सीजन था, जिससे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बन रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बन रहा है। ठीक है ना, सब कुछ 2-2 बन गया। अब ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड एंटर करता है परऑक्सीजोम में। ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है ये एंटर कर गया परऑक्सीजोम में। सॉरी, ये डायरेक्ट एंटर नहीं करता, ये पहले कन्वर्ट होता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? फॉस्फेट इसका रिमूव कर दिया जाएगा, इसका फॉस्फेट रिमूव कर देंगे और बचेगा क्या? फॉस्फोग्लाइकोलेट, मतलब ग्लाइकोलेट, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलेट या फिर ग्लाइकोलिक एसिड। फॉस्फो तो हट गया, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलेट। हर एक ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का है, तो टोटल 4 कार्बन है हमारे पास यहाँ पर, है ना। अब ये ग्लाइकोलेट कहाँ एंटर करता है? परऑक्सीजोम में एंटर करता है। ये जो ग्लाइकोलेट है जिसको हम GY से लिख रहे हैं, ये परऑक्सीजोम में एंटर करता है। परऑक्सीजोम में इसका कन्वर्जन होता है एक अमीनो एसिड की फॉर्म में, ग्लाइसिन की फॉर्म में, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे हम लोग ग्लाइकोलेट से एंटर किए थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलेट, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन बन जाएगा, और ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो टोटल कितने ग्लाइसिन बन गए हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन, और टोटल कार्बन कितने? 4 कार्बन। ये जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो ग्लाइसिन है ये कहाँ पे एंटर कर जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद में इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ से CO2 रिमूव हो जाता है। कितना CO2? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अच्छा, टोटल कितने कार्बन थे हमारे पास? 2 कार्बन का ग्लाइसिन था, और इसके टोटल 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो टोटल 4 कार्बन हमारे पास 4 थे, जिसमें से 1 कार्बन हमने CO2 की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से रिमूव कर दिया। तो अब टोटल कार्बन कितने बचे? 3 कार्बन। उन 3 कार्बन को रीअरेंज करके हम एक 3 कार्बन वाला अमीनो एसिड बना लेते हैं, सेरीन। सेरीन भी एक अमीनो एसिड है, लेकिन 3 कार्बन वाला, क्योंकि 1 कार्बन तो निकल गया, 4 कार्बन में से 1 गया, 3 बचे, तो इसको सेरीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेरीन एंटर करता है परऑक्सीजोम में वापस से, तो जो 3 कार्बन का सेरीन है वो एंटर करता है परऑक्सीजोम में, तो सेरीन से ये परऑक्सीजोम में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में या ग्लिसरिक एसिड में। ग्लिसरेट 3 कार्बन का एक एसिड है, ग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट, जिसको हम GY से लिखेंगे, जगह कम है हमारे पास तो हम इसको GY से रिप्रेजेंट करेंगे। ये GY या फिर ग्लिसरेट एंटर कर जाता है क्लोरोप्लास्ट में।
अब इस ग्लिसरेट को हमें कन्वर्ट करना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA में। अगर हमें ग्लिसरिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, एक फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको ऐड करने के लिए एक ATP की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एक ATP की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ग्लिसरेट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो क्या ये भी अब C3 साइकिल में एंटर कर सकता है? बिल्कुल एंटर कर सकता है। तो जो ग्लाइकोलेट 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बना था वो इस C2 साइकिल में जाता है। ये जो बड़ी वाली साइकिल है C2 साइकिल में, C2 साइकिल में जा कर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म में वापस क्लोरोप्लास्ट में आ जाते हैं और वापस किस में एंटर करते हैं? C3 साइकिल में एंटर करते हैं, फूड सिंथेसिस वाले प्रोसेस में एंटर कर रहे होते हैं। तो ये होता है हमारा C2 साइकिल, जिसमें 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर समझो भाई, C2 साइकिल को हम वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? जो C2 साइकिल है इसको माना जाता है कि ये एक कंप्लीट वेस्टफुल प्रोसेस है। प्लांट बॉडी में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये नुकसान करता है प्लांट्स को। क्यों नुकसान करता है, क्या नुकसान के पॉइंट्स हैं वो समझ लो। पहला तो ये कोई भी ATP सिंथेसाइज नहीं करता, नो ATP सिंथेसिस। देखो आप पूरी साइकिल में कहीं पर भी हमें कुछ एनर्जी मिल रही है भाई, कहीं पे भी एनर्जी नहीं मिल रही है। दूसरा होता है कि ये कार्बन, फिक्स्ड कार्बन का लॉस करवाता है। जो कार्बन हमने पहले से फिक्स कर रखी है उसका लॉस करवाता है। जो पहले से कार्बन फिक्स थी उसको हमने CO2 की फॉर्म में लूज़ कर दिया। CO2 को फिक्स करके खाना बनाना था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना था, लेकिन जो C2 साइकिल है वो पहले से फिक्स्ड हुई कार्बन को उठा करके CO2 में कन्वर्ट कर देता है, वेस्ट कर देता है उसको। तो ये फिक्स्ड कार्बन का लॉस करवाता है। अच्छा, कितना परसेंटेज लॉस करवाता है? ध्यान से देखो, यहाँ पे C2 साइकिल में कितने कार्बन एंटर किए थे? 4 कार्बन। C2 साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड या फिर 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड एंटर किए थे। तो टोटल कार्बन कितने एंटर किए थे? 4 कार्बन। इस 4 कार्बन में से वापस मीजोफिल के पास कितने कार्बन आए? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 3 कार्बन। और जो 1 कार्बन था वो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 की फॉर्म में लॉस हो गया। तो 4 कार्बन में से कितना लॉस हो गया? 1 कार्बन। तो 1/4 इज इक्वल टू 25% जो फिक्स्ड कार्बन होता है C2 साइकिल में लॉस हो जाता है। C2 साइकिल का लॉस एफिशिएंसी कितना है? 25%। इसके अलावा ये हीट जनरेट करता है भाई। जब ऑक्सीडेशन होता है किसी मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम CO2 में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी निकलती है। अब या तो उस एनर्जी से आप ATP सिंथेसाइज करो, और अगर ATP सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो फिर वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में जाती है? प्रोड्यूस या फिर जनरेट हीट। ये जो प्रोसेस है ये जनरेट कर रहा होता है हीट। चौथा प्रोसेस होता है कि ये प्लांट की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। भाई प्लांट की प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि वो कितनी रेट से, किस रेट से फूड का सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट फूड का सिंथेसिस कर रहा है C3 साइकिल की मदद से, पीछे से जो C2 साइकिल है वो C2 साइकिल क्या कर रही है? उसका पाँव खींच रही है। वो फिक्स्ड कार्बन जो C3 साइकिल के थ्रू हम फिक्स कर रहे हैं उसको उठा के ऑक्सीडाइज कर देती है, उसको CO2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इससे क्या होता है कि C3 साइकिल का रिवर्स की फॉर्म में ये काम कर रही होती है और उसकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। क्योंकि ये सारे नुकसान वाले काम कर रही है और आज तक हमें एक भी ऐसा फंक्शन नहीं पता C2 साइकिल का जिससे प्लांट्स का बेनिफिट होता हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि C2 साइकिल एक कंप्लीट वेस्ट प्रोसेस है, इसका कोई फ़ायदा अभी तक हमें पता नहीं है। अच्छा, C2 साइकिल भी किस कंडीशन में ज़्यादा चलती है? भाई हमें ये भी पता होना चाहिए ना। अगर हमें C2 साइकिल के बारे में पढ़ लिया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें C2 साइकिल के चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमेशा याद रखना, जब इंटेंस लाइट कंडीशन होती है
इंटेंस सनलाइट कंडीशन, यानी कि इंटेंस हीट कंडीशन। मान लो हमारे पास में एक पत्ता है और यहाँ पे दोपहर का टाइम है, एकदम इंटेंस सनलाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है। अब सनलाइट जब फॉल करती है तो प्लांट क्या करते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा सनलाइट हो जाती है तो अपनी वाटर लॉस को बचाने के लिए अपने अंदर जितने भी स्टोमेटा होते हैं सबको क्लोज कर लेते हैं। सारे स्टोमेटा को ये क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने स्टोमेटा को क्लोज किस लिए किया था, पानी को बचाने के लिए। लेकिन स्टोमेटा सिर्फ पानी को बाहर नहीं निकालता, CO2 का एग्जिट पॉइंट भी तो यही है भाई। अगर ये बंद हो जाएगा तो बाहर से CO2 वो लेगा कहाँ से, ले ही नहीं पाएगा। और अगर वो CO2 बाहर से नहीं ले रहा है तो क्या इस प्लांट के अंदर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, इसकी इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल, प्लांट्स के अंदर में, लीफ के अंदर इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन क्या हाई लाइट इंटेंसिटी में प्लांट फोटोसिंथेसिस बहुत तेज़ी से करेगा? भाई लाइट की प्रेजेंस में प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो फोटोसिंथेसिस तेज करता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट बॉडी में, प्लांट की लीफ में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो रहा है, प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि स्टोमेटा तो क्लोज हैं तो ये ऑक्सीजन बाहर जा नहीं पा रही। लेकिन ऑक्सीजन लगातार फोटोसिंथेसिस के दौरान बन जरूर रही है। तो जो ऑक्सीजन अंदर बन रही है वो बाहर नहीं निकल पा रही, मतलब उसका अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। साथ में जो CO2 बाहर से आना था वो नहीं आ पा रही है, मतलब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ऐसी कंडीशन में अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है CO2 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से C2 साइकिल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली एक्टिविटी करने लगती है। तो यहाँ पे हमें मेजर जो साइकिल चलती हुई दिखाई देगी हाई लाइट इंटेंसिटी में, वो C2 साइकिल चलती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये इस कंडीशन में, हाई लाइट कंडीशन में, हमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी C2 कंडीशन काफ़ी ज़्यादा चलती हुई दिखाई पड़ती है। पर क्या प्लांट्स इसको अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? भाई जैसा हमने पढ़ा है कि प्लांट्स अपने अंदर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर में इवोल्यूशन कर सकता है। इवोल्यूशन करके वो अपनी कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है अपने आप को। मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट कर सकता है। तो क्या प्लांट्स ने अपने आप को इससे C2 साइकिल से बचाने के लिए अडेप्ट नहीं कर रखा होगा? बिल्कुल कर रखा है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो ट्रॉपिकल कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं, जहाँ पे सनलाइट अमूमन ज़्यादा पाई जाती है, नॉर्मली साल के कई महीनों तक वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ऐसे ट्रॉपिकल प्लांट्स ने अपने अंदर C3 साइकिल के साथ एक एडिशनल साइकिल चलाते हैं जिसको बोलते हैं C4 साइकिल। ये C4 साइकिल का इकलौता काम है कि जो C2 साइकिल चलने वाली है उसको रोकना। अब क्योंकि C2 साइकिल को वो रोक देंगे तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक और साइकिल की जिसका नाम है C4 साइकिल। C4 साइकिल पहली बात हर प्लांट में नहीं देखने को मिलती है, सम स्पेसिफिक प्लांट्स, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में ही देखने को मिलती है, जिन प्लांट्स को हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स याद रखना, C4 प्लांट्स के अंदर में C3 साइकिल ही मेन साइकिल है। जो मेन फूड प्रोड्यूसिंग साइकिल है ना, जिससे मेन फूड प्रोड्यूस होता है, वो कौन सी साइकिल है? C3 साइकिल। तो फिर C4 साइकिल क्यों चलती है इनके अंदर में? C4 साइकिल जो है वो एडिशनल साइकिल है, वो एडिशनल साइकिल है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती है C3 साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जो C4 साइकिल है वो सिर्फ हेल्प करती है C3 साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाएगा? क्योंकि जिस प्लांट में C4 साइकिल चलता है, ये C4 साइकिल सप्रेस कर देता है, रोक देता है किसको? C2 साइकिल को। और जब प्लांट में C2 साइकिल होगा ही नहीं तो C3 साइकिल की एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है।
और ऐसे प्लांट जिनके अंदर C3 के साथ C4 भी चलता, उसी को हम बुलाते हैं C4 साइकिल, C4 प्लांट्स। तो अब हम पूरा स्टेप्स पढ़ेंगे, C4 प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे चलता है, क्यों सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्लांट में ही C4 साइकिल पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि C4 प्लांट्स के अंदर में ऐसी क्या खास बात होती है कि वहाँ पे C4 साइकिल चलती है और बाकी C3 प्लांट्स के अंदर में जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वहाँ पे C4 साइकिल ऑपरेट नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके पास में एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी मिलती है, स्पेशल लीफ एनाटमी। और इस एनाटमी को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं क्रांज एनाटमी, क्रांज एनाटॉमी। अब इस क्रांज एनाटॉमी, ये Z है। क्रांज एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? क्रांज एनाटॉमी का मतलब होता है जहाँ पे हमारे सेल जो हैं वो लेयर्ड फॉर्म में अरेंज हो, लेयर बनाते हो या फिर रीथ का फॉर्मेशन करते हो, रीथ अरेंजमेंट। रीथ का मतलब लेयर्ड अरेंजमेंट होता है जब सेल एक दूसरे के साथ में मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये लेयर्स आपको कहाँ दिखाई पड़ेंगी? ये लेयर्स हमें दिखाई पड़ती हैं वस्कुलर बंडल के आसपास। वस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम होगा, हमारे पास में बीच में जाइलम और फ्लोएम है। इस जाइलम और फ्लोएम के आसपास वाले बड़े बड़े सेल दिखाई पड़ते हैं जिनको बोलते हैं बंडल शीथ सेल। ये बड़े बड़े सेल हैं स्पेशली मॉडिफाइड, जिनको बोला जाता है बंडल शीथ सेल्स। ये सेल्स जो हैं दीज आर बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। अच्छा, इन बंडल शीथ सेल के ऊपर में नॉर्मल मीजोफिल सेल्स लगे होते हैं। ये जो हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं दीज आर नॉर्मल मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल थिन वॉल्ड होते हैं, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, है ना। और ये एक दूसरे के ऊपर में बंडल शीथ सेल वस्कुलर बंडल के ऊपर में लेयर बनाकर रखता है और मीजोफिल सेल बंडल शीथ सेल के ऊपर में एक लेयर फॉर्मेशन करके रखे रहता है। मज़ेदार बात यह है कि बंडल शीथ सेल के पास भी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, इसके पास अपने क्लोरोप्लास्ट होते हैं और मीजोफिल सेल के पास में अपने क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मतलब इन दोनों के पास में अपने अपने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के पास में पाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जैसे अगर हम बंडल शीथ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखें तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होता है, मोर नंबर में ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक बंडल शीथ सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर हम मीजोफिल सेल के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर में कम होते हैं, लेस नंबरस, पर सेल लेस न्यूमरस, कम नंबर में पाए जाते हैं। नंबर के साथ में उनके साइज़ में भी फ़र्क होता है। यहाँ पे साइज़ में स्मॉल साइज़ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि अगर हम C4 सेल की बात करें तो यहाँ पे लार्ज साइज़ में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अच्छा, साइज़ के अलावा उनके अंदर में जो थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें और यहाँ पे बात करें लार्ज साइज़ का क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर में थैलेकॉइड्स जो हैं वो ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर में इस तरह से ग्रेनम बना रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर हम बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में देखें तो यहाँ पे थैलेकॉइड्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना का फॉर्मेशन नहीं करते। तो यहाँ पे थैलेकॉइड्स कभी भी ग्रेना का फॉर्मेशन नहीं कर रहे होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेना का फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमें ग्रेना नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, लाइट रिएक्शन से आपको एक बात पता होगी कि ग्रेना के अंदर में फोटोसिस्टम 1 भी पाया जाता है और साथ में फोटोसिस्टम 2 भी पाया जाता है। लेकिन जहाँ पे ग्रेना नहीं होता वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 मिलता है ना। तो इनके क्लोरोप्लास्ट का जो मॉर्फोलॉजी होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी फ़र्क है। यहाँ पर ग्रेना देखने को मिलता है मीजोफिल सेल में, यहाँ पे ग्रेना देखने को नहीं मिलता।
जो ग्रेना होता है यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लस साइक्लिक दोनों ऑपरेट कर सकता है। भाई नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों चाहिए होते हैं, तो क्योंकि ग्रेना है तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों यहाँ पर चल सकते हैं। लेकिन अगर हम बंडल शीथ सेल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल सकता है, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको मालूम है कि भाई साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होता, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होता, जबकि मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन इवोल्व होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग में भी फ़र्क है। तो अब ध्यान से देखो, बंडल शीथ सेल एक तो खुद ही अलग होते हैं, बंडल शीथ सेल थिक वॉल है, मेसोफिल सेल थिन वॉल्ड है। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके नंबर में भी फ़र्क है, स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है, इनके जो थैलेकॉइड्स हैं उनके टाइप्स में भी फ़र्क है, और ऑक्सीजन एक में निकलता है। मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, एक बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट और एक मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए हम इसको मिला के बोलते हैं कि C4 प्लांट्स के अंदर में हमें डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट यानी कि दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी वाले, दो अलग अलग स्ट्रक्चर वाले क्लोरोप्लास्ट हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल को अलग बनाती है कि बंडल शीथ सेल के अंदर में जो इसके क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रुबिस्को एंजाइम मिलता है, यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम मिलता है। जबकि अगर हम मेसोफिल सेल की बात करें तो जो मेसोफिल सेल होते हैं वहाँ पे क्या होगा, तो जो मेसोफिल सेल होते हैं इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता। तो C4 प्लांट्स ने क्या किया है, अपना रुबिस्को एंजाइम कहाँ पे छुपा दिया है, बंडल शीथ सेल के अंदर में। क्यों छुपाया गया है अभी वो भी समझ में आ जाएगा, ताकि उसके पास आसपास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कभी भी इंक्रीज ना हो पाए। तो उन्होंने अपना सारा का सारा रुबिस्को कहाँ छुपा रखा है, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। फिर मेसोफिल सेल के पास कौन सा एंजाइम होगा, मेसोफिल सेल के पास में एंजाइम जो होता है, यहाँ पे रुबिस्को नहीं होता है, यहाँ पे मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में नहीं, साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्केज, जिसका नाम होता है पेप्केज एंजाइम। तो मेसोफिल सेल के अंदर में पेप्केज एंजाइम मिलता है उसके साइटोप्लाज्म में, जबकि अगर हम बंडल शीथ सेल की बात करें तो उसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रुबिस्को एंजाइम हमें देखने को मिलता है। अब ये कैसे हेल्प करने वाले हैं C4 प्लांट्स को, किस तरह से CO2 साइकिल यहाँ पर चलेगा, C4 साइकिल चलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं C4 प्लांट्स के अंदर में C4 साइकिल कैसे ऑपरेट करती है। देखो, C4 साइकिल समझने के लिए हमें दो डिफरेंट सेल बनाने पड़ेंगे। ये एक सेल है मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल, ये इसके अंदर मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, ये जो है ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, दूसरा सेल है यहाँ पर बंडल शीथ सेल, ये जो दूसरा सेल है दैट इज बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल की सेल वॉल जो होती है, जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है। ये यहाँ पे इसकी जो वॉल होती है दैट इज़ क्वाइट थिक। क्यों होती है क्वाइट थिक इसकी वॉल, वो भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, अभी बस आप समझते जाओ। जबकि मेसोफिल सेल की वॉल पतली होती है। यहाँ पर इसका क्लोरोप्लास्ट है, ये बंडल शीथ सेल का जो इसका क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो CO2 फिक्सेशन यहाँ पर दो बार चलने वाला है। सबसे पहले जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर से मेसोफिल सेल के अंदर एंटर करेगी। बंडल शीथ सेल के अंदर तो ये गैस इम्परमिएबल है, CO2 एंटर डायरेक्टली यहाँ पे कर नहीं सकता, तो कहाँ पे एंटर करेगा, मेसोफिल सेल में। आपको मालूम है कि मेसोफिल सेल के पास में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो पेप्केज एंजाइम है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके साइटोप्लाज्म में। कौन सा एंजाइम, पेप्केज।
जो पेप्केज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी शो करता है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। पेप्केज एंजाइम के पास में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती ही नहीं है। तो चाहे यहाँ पर ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, दोनों कंडीशन में ये ऑक्सीजन से बाइंडिंग करा ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पास में सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही होती है। ठीक है, तो ये CO2 के साथ में वाटर को बाइंड करवाती है। और यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज़ फॉस्फिनोल पायरूवेट, 3 कार्बन का एक एक्सेप्टर फॉस्फिनोल पायरूवेट। ये CO2 को फॉस्फिनोल पायरूवेट से कंबाइन करती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्केज, और एक 4 कार्बन का कंपाउंड बना देती है, 4 कार्बन का एसिड जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो 4 कार्बन का एक एसिड है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को क्लोरोप्लास्ट में मेलिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। मेलिक एसिड खुद भी एक 4 कार्बन का एसिड है, तो इसको मेलिक एसिड में चेंज कर दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर क्लोरोप्लास्ट से होता हुआ ये 4 कार्बन का एसिड कहाँ जाने वाला है? बंडल शीथ सेल में, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। आपको मालूम होगा भाई, हमारे पास में क्या होता है? इस गैप होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। भाई प्लांट सेल के बीच में कुछ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होते हैं, है ना। और इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू ये मेलिक एसिड कहाँ पे एंटर करता है? ये मेलिक एसिड डायरेक्टली एंटर कर जाता है, 4 कार्बन एसिड या फिर मेलिक एसिड एंटर कर जाएगा बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में इस मेलिक एसिड को तोड़ दिया जाता है, और इसको तोड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? पायरूविक एसिड या फिर पायरूवेट में। अब पायरूवेट में जब इसको तोड़ते हैं तो एक CO2 इससे बाहर निकाल लेते हैं। ये टोटल 4 कार्बन का है, एक CO2 बाहर निकल गया तो कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन। वो जो 3 कार्बन बचते हैं उससे हम 3 कार्बन का एक एसिड बना लेते हैं, पायरूविक एसिड या फिर पायरूवेट। जो 3 कार्बन का पायरूवेट है वो प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ वापस कहाँ पे आ जाएगा? मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकला है, लेकिन इसका क्या होने वाला है? ये एंटर करेगा स्ट्रोमा में, एंटर करेगा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो कि बंडल शीथ सेल का है। तो बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में एंटर कर जाएगा। अच्छा, बंडल शीथ सेल के अंदर में एक एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम। आपको मालूम है बंडल शीथ सेल के पास में अब की बार रुबिस्को एंजाइम है, मीजोफिल सेल के पास में रुबिस्को एंजाइम अब की बार नहीं है। रुबिस्को एंजाइम की मदद से ये क्या परफॉर्म करेगा? C3 साइकिल। C3 साइकिल, और C3 साइकिल परफॉर्म करके क्या बनाएगा? फूड का सिंथेसिस करेगा, फूड का सिंथेसिस करेगा। अब ध्यान से यहाँ पर देखना कि CO2 फिक्सेशन 2 बार होता है टोटल। पहला CO2 फिक्सेशन यहाँ पर हो रहा है किसकी मदद से? पेप्केज एंजाइम की मदद से। कहाँ पर? मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। जो दूसरा CO2 फिक्सेशन हो रहा है वो बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल की फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग जगहों पे, 2 अलग अलग सेल में क्या परफॉर्म हो रहा है? 2 बार CO2 फिक्सेशन यहाँ पर हो रहा होता है। अब इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ये जो पायरूवेट है इसको हमें कन्वर्ट करना है हमारे प्राइमरी एक्सेप्टर में। भाई साइक्लिक पाथवे तभी चल पाता है जब हमारा फाइनल जो प्राइमरी एक्सेप्टर था वो वापस से रीजनरेट हो जाए। अब इस वाले रीजनरेशन स्टेप में जब हम इसको रीजनरेशन करने जाएंगे, इसको रीजनरेट करने जाएंगे, तो यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है PPDK, फॉस्फिनोल पायरूवेट डाइकाइनेज, PPDK। इसका पूरा फुल फॉर्म है फॉस्फिनोल पायरूवेट डाइकाइनेज। फॉस्फिनोल पायरूवेट डाइकाइनेज को काम करने के लिए 2 ATP की ज़रूरत होती है, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं ATP से AMP। ATP से AMP कन्वर्ट होने का मतलब होता है 2 ATP इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे 2 एनर्जी रिच बॉन्ड टूटते हैं, इसीलिए हम इसको 2 ATP के बराबर मानते हैं। 2 ATP यहाँ पे यूज़ होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम PPDK, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फॉस्फिनोल पायरूवेट में, और वापस से ये साइकिल चलती है। अब ये जो बड़ी वाली साइकिल है, ये वाली जो बड़ी वाली साइकिल आपको दिख रही होगी, ये इसको बोलते हैं C4 साइकिल। इस बड़ी वाली साइकिल को अपने बोलते हैं C4
साइकिल। और C3 साइकिल तो बंडल शीथ सेल के स्ट्रोमा में रुबिस्को की मदद से आराम से चल रही है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर में मेन काम क्या हुआ कि हमने रुबिस्को को छुपा रखा है, रुबिस्को को छुपा रखा है, रुबिस्को को हाइड कर रखा है। कहाँ पे? बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में, है ना। ऐसा क्यों किया है और इससे क्या फ़ायदा है वो समझो। देखो, रुबिस्को के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर रुबिस्को को ऑक्सीजन मिलेगा, अगर रुबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास में प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, CO2 से भी बाइंड कर सकता है। तो C4 प्लांट्स ने क्या किया है कि इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने ही मत दो। अब कैसे नहीं आएगा ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ही समझो। देखो, जो बंडल शीथ सेल की सेल वॉल है वो गैस इम्परमिएबल है, यहाँ से कोई भी गैस मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता, ये गैस इम्परमिएबल है। अब क्योंकि ये गैस इम्परमिएबल है तो यहाँ से ऑक्सीजन डायरेक्टली आ नहीं सकती। दूसरी चीज़ कि मेसोफिल सेल के अंदर में ग्रेना पाया जाता है, मतलब यहाँ पे इसके लाइट रिएक्शन के दौरान क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ पे इंटरनल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। लेकिन बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके पास में ग्रेना नहीं होता, इनके पास में फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। तो जब फोटोसिस्टम 2 है ही नहीं तो क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के दौरान कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान इंटरनल ऑक्सीजन बनने वाली थी वो भी यहाँ पर नहीं बनेगी। बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं सकती, अंदर ऑक्सीजन बन नहीं रही है। तो इससे फाइनली होता क्या है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से रुबिस्को से कट जाता है। रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में कभी आएगा ही नहीं। और इससे फ़ायदा ये होगा, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो पूरी तरह से कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा होगा। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया हुआ है, जो C4 साइकिल है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो एटमॉस्फेयर से मेसोफिल सेल में CO2 पकड़ता है। सिर्फ क्या पकड़ता है? CO2। ऑक्सीजन तो पकड़ता नहीं है, क्योंकि पेप्केज एंजाइम के पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती ही नहीं है। और ये यहाँ से ऑक्सीजन पकड़ के लेके आता है और कहाँ पे लेके पहुँचा देता है? बंडल शीथ सेल के रुबिस्को एंजाइम के आसपास। तो ये CO2 कंसंट्रेशन को इंटरनली कहाँ पे बढ़ा रहा होता है? रुबिस्को के आसपास उसको बढ़ा रहा होता है। मतलब इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं CO2 एनरिचमेंट मैकेनिज़्म। जो C4 साइकिल है उसके अंदर में C4 साइकिल क्या करता है? प्लांट्स के अंदर में इंटरनल CO2 एनरिचमेंट कर रहा होता है, CO2 कंसंट्रेशन को इंटरनली इंक्रीज कर रहा होता है। किसके अराउंड? अराउंड रुबिस्को एंजाइम। क्योंकि रुबिस्को एंजाइम के आसपास हम CO2 की कंसंट्रेशन को C4 साइकिल की मदद से बढ़ा देंगे, वहाँ से CO2 पकड़ के लाएंगे, यहाँ पे रिलीज़ कर देंगे, जिससे क्या होगा? रुबिस्को एंजाइम बहुत अच्छी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी उसकी वैसे भी बढ़ जाती है। तो ये होता है हमारा C4 प्लांट्स। लेकिन आपको C4 प्लांट्स के अंदर एक और चीज़ याद रखनी है कि भाई C4 प्लांट्स भले से C3 प्लांट्स से ज़्यादा अच्छे हैं फॉर प्रोडक्टिविटी। तो फिर बात आती है कि भाई सारे प्लांट्स इसमें स्विच क्यों नहीं हो जाते, है ना। सारे प्लांट्स इसमें स्विच क्यों नहीं हो जाते? अगर हम बोलें कि भाई बेनिफिट्स क्या मिलते हैं C4 प्लांट्स को, तो C4 प्लांट्स जो हैं यहाँ पर C2 साइकिल नहीं चलती। C2 साइकिल चलेगी नहीं क्योंकि रुबिस्को के आसपास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो C2 साइकिल नहीं चलेगी। जब C2 साइकिल नहीं चलेगी तो इससे इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने के अलावा क्योंकि यहाँ पे CO2 एनरिचमेंट किया जा सकता है, यहाँ पे इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए C4 प्लांट्स एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन पे C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में कम डिपेंडेंट होते हैं। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं ये लेस डिपेंडेंट होते हैं किस पे? अपॉन एक्सटर्नल CO2 फ्लक्चुएशंस, क्योंकि इनके अंदर में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे ये अपने रुबिस्को के आसपास CO2 कॉन्सेंट्रेशन को एनरिच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, C4 साइकिल के थ्रू।
तो ये बाहरी CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे इजीली फ्लक्चुएट होने से इन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि भाई अगर C4 प्लांट इतने ही बेनिफिशियल हैं, C4 साइकिल इतनी बेनिफिशियल है, तो सारे प्लांट से या फिर ज़्यादातर प्लांट्स C4 साइकिल फॉलो क्यों नहीं करते? ज़्यादातर प्लांट्स इसी साइकिल को अडेप्ट क्यों नहीं कर लेते? भाई हमें पता है ज़्यादातर प्लांट्स आज के टाइम पे C3 प्लांट्स हैं। C4 प्लांट्स तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं बस। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न है C4 साइकिल में हाई एनर्जी डिमांड। भले से ये प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, सब कुछ बढ़ा देता है, लेकिन C4 चलाना एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर किसी C4 प्लांट में हमें एक CO2 फिक्स करना हो, तो इसके लिए हमें एक बार C4 साइकिल भी चलानी पड़ेगी और एक बार C3 साइकिल भी चलानी पड़ेगी। ये दोनों साइकिल साथ में चलेंगी तभी जा कर के एक CO2 फिक्स होगा कहीं पर। जब हम C3 साइकिल चलाते हैं तो यहाँ पे कितनी एनर्जी लगती है? एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH2। कितनी एनर्जी लगती है? 3 ATP और 2 NADPH2 लगता है। लेकिन एक CO2, इसी CO2 के लिए C4 साइकिल भी चलानी है हमें, जिसमें टोटल 2 ATP और एडिशनल लगते हैं। ये एडिशनल मान सकते हो तुम। तो टोटल एक CO2 को फिक्स करने के लिए अब की बार कितने ATP चाहिए? 5 ATP और NADPH2 2 NADPH2। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट आप ध्यान से देखो बहुत ज़्यादा है। ये तो एक CO2 को फिक्स करने की हमने बात की। अगर हम एक ग्लूकोज को फिक्स करने की बात करें जो कि 6 कार्बन है, तो उसके लिए C4 प्लांट्स में कितने ATP चाहिए होंगे? 5 ATP मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 30 ATP। और NADPH2 तो 2 NADPH2 चाहिए होते हैं, जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 NADPH2। तो आप देख सकते हो नॉर्मल C3 प्लांट्स में 18 ATP लग रहे थे, लेकिन C4 प्लांट्स में एक CO2 को फिक्स करने के लिए 30 ATP लगते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी एनर्जी डिमांड है, इसको फुलफ़िल कर पाना हर प्लांट के बस की बात नहीं होती है। तो इसीलिए कुछ स्पेसिफिक प्लांट ही आज तक C4 प्लांट्स की फॉर्म में अडेप्ट हुए हैं, इस साइकिल में स्विच हुए हैं। ठीक है, अब कौन से प्लांट C4 प्लांट्स में स्विच हुए हैं? जनरली ऐसे प्लांट जिनके पास में सनलाइट ज़्यादातर साल के ज़्यादातर हिस्से में या साल के ज़्यादातर टाइम में सनलाइट हाई लाइट इंटेंसिटी की फॉर्म में होती है, हाई सनलाइट वहाँ पे पड़ रही होती है, जिसकी वजह से C2 साइकिल चलने के चांसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर C4 प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं? जो कि हमें पाए जाते हैं ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज़। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो प्लांट मिलते हैं वो ज़्यादातर C4 प्लांट उन्होंने इवोल्व किया है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सनलाइट साल के बहुत बड़े हिस्से में हाई लाइट इंटेंसिटी इनके ऊपर में पड़ रही होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमें मेज़ याद रखना है जो NCERT में दिया है, सोरघम याद रखना है, शुगर केन याद रखना है। अब ये सारे NCERT में दिए हुए हैं और ये सारे के सारे मोनोकॉट प्लांट हैं। लेकिन एक डाइकॉट भी याद रख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात ना बने कि सारे के सारे मोनोकॉट्स ही C4 प्लांट साइकिल शो करते हैं। डाइकॉट प्लांट्स भी C4 साइकिल शो कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा C4 साइकिल कंप्लीट। C4 साइकिल को जो पहली बार, जैसे C3 साइकिल को पहली बार किसने डेसिफर किया था, किसने बताया था? मेल्विन केल्विन ने। तो उसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसी तरह से C4 साइकिल को पहली बार बताया था हैच एंड स्लैक ने। तो C4 साइकिल का एक और नाम है हैच एंड स्लैक साइकिल। जो C4 साइकिल है, इसको हम साइंटिस्ट के बेसिस पे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहकर बुलाते हैं। तो C4 पाथवे के बाद में हमें एक यूनिक टाइप का पाथवे पढ़ना है, जो कि एक डेजर्ट प्लांट्स के अंदर में या ऐसे प्लांट्स जो पानी की स्कैर्सिटी वाले एरियाज़ में मिलते हैं, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, वहाँ पर ये पाथवे दिखाई पड़ता है। इसको बोलते हैं कैम पाथवे। ये भी CO2 फिक्सेशन पाथवे है, एक अडेप्टेशन है।
ये उन प्लांट्स में मिलता है जो बहुत ही हॉट, ड्राई, एरिड कंडीशन में मिलते हैं, यानी कि एक्सट्रीम जीरोफिटिक कंडीशन। जीरोफिटिक का मतलब होता है जहाँ पे पानी की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट में ये पाथवे देखने को मिलता है। अच्छा, इस कैम पाथवे का पूरा नाम क्या है? क्रेसुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। इसका ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जब ये पहली बार डिस्कवर किया गया था क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स के अंदर डिस्कवर किया गया था जो क्रेसुलेसी फैमिली को बिलोंग करते थे, है ना। तो उस प्लांट फैमिली के अंदर में ये पाथवे पहली बार डिस्कवर किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया क्रेसुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। लेकिन उसके बाद में जब और डिस्कवरी की गई और पता किया गया और खोजबीन की गई, तो ये पता चला कि जितने भी डेजर्ट प्लांट्स हॉट एरिड कंडीशन में पानी की कमी वाली एरियाज में मिलते हैं, उसमें यही पाथवे फॉलो हो रहा होता है। इसकी खास बात क्या होती है इस पाथवे की? तो ऐसे प्लांट्स जो कैम पाथवे को फॉलो करते हैं उनके अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मिलता है। अब स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टोमेटा जो रात को ओपन होते हैं, नाइट में ओपन होते हैं और दिन में क्लोज रहते हैं। अब आप बोलेंगे सर फोटोसिंथेसिस तो दिन में होने वाला प्रोसेस है, अगर स्टोमेटा पूरी रात खुला रहेगा भले से और पूरे दिन बंद रहेगा तो फोटोसिंथेसिस चलेगा कैसे? बिल्कुल सही बात है कि भाई फोटोसिंथेसिस तो दिन में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो यहीं पे कुछ ऐसे अडेप्टेशन है इनके अंदर में जो इनको रात में फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप परफॉर्म करने में मदद करते हैं और दिन में फोटोसिंथेसिस का दूसरा स्टेप परफॉर्म करने में मदद करते हैं। ठीक। अच्छा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा रखने का मतलब इसलिए है क्योंकि इनको वाटर कंजर्व करना है। अगर ये दिन के टाइम पे सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये स्टोमेटा को ओपन करेंगे अपने, तो सारा का सारा वाटर लॉस हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस के बजाय वाटर लॉस से इनकी डेथ हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? वाटर कंजर्व करने के लिए स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा रखा हुआ है। अब देखो इनके अंदर कंडीशन क्या बनती है वो समझो। मान लो ये मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल है और मीजोफिल सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है। यहाँ पर वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पर्टिकुलर पाथवे में, इसलिए हम यहाँ पे बड़ा सा वैक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अब दो टाइम की बात करते हैं, एक दिन की बात करेंगे और एक रात की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं डे टाइम। डे टाइम में स्टोमेटा बंद रहता है, स्टोमेटा क्लोज्ड रहता है, मतलब CO2 इस टाइम पर तो एंटर कर नहीं सकती। तो CO2 कब एंटर करेगी? नाइट टाइम में, क्योंकि इनके स्टोमेटा नाइट टाइम में स्टोमेटा इनके खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं। तो ये याद रखना है कि स्टोमेटा रात को खुलते हैं, दिन में खुले हुए नहीं रहते। जब रात को स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं तो उसी स्टोमेटा से जो CO2 होती है वो अंदर आ जाती है। भाई रात को स्टोमेटा खुला हुआ है, CO2 अंदर आ जाती है, वाटर से कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट आयन बना लेती है। और इसी टाइम पे एक एंजाइम होता है पेप्केज एंजाइम, जो हमने C4 साइकिल में भी पढ़ा था। पेप्केज एंजाइम इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। वो इसको फॉस्फिनोल पाइरूवेट नाम के एक 3 कार्बन कंपाउंड से जोड़ देता है, इसको ऐड कर देता है और ऐड करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन एसिड में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मेलिक एसिड की फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर कर लिया जाता है। क्योंकि ये एसिड है, लगातार एसिड जब बनता जाएगा तो साइटोप्लाज्म का pH एसिडिक हो जाएगा, तो बाकी कोई काम नहीं हो सकता, फिर सेल डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम कहाँ पे छुपा देंगे? वैक्यूल में। तो रात को पूरी रात CO2 आकर के मेलिक एसिड में कन्वर्ट होता रहेगा और मेलिक एसिड को हम कहाँ छुपा देता है? ये प्लांट वैक्यूल के अंदर छुपा देता है। अब दिन का टाइम आता है, मान लो ये दिन का टाइम आया, दिन के टाइम स्टोमेटा बंद हो गए, मतलब दिन के टाइम में कोई CO2 बाहर से नहीं आ सकता। लेकिन अंदर से तो जो इसने मेलिक एसिड की फॉर्म में CO2 स्टोर करके रखा है, ये तो काम में ले सकता है ना 4 कार्बन की फॉर्म में। अब ये क्या करता है? मेलिक एसिड को बाहर निकालता है और मेलिक एसिड से CO2 निकाल लेता है दिन के टाइम पे। बाहर से CO2 भले से नहीं आ पा रही, लेकिन मेलिक एसिड टूट कर CO2 दे देगा। जो CO2 ये प्रोड्यूस करेगा ये C3 साइकिल चलाने में मदद करता है। भाई C3 साइकिल किसके थ्रू चलेगी? CO2 के थ्रू।
और दूसरी चीज़ क्या बन जाएगी, C3 एसिड। भाई 4 कार्बन कंपाउंड से जब तुम 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लोगे तो कितने कार्बन बचेंगे, 3 कार्बन। ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड एसिड बचा हुआ है इसको रीजनरेट कर दिया जाता है एटीपी की प्रेजेंस में फॉस्फिनोल पाइरूवेट में। तो इसको रीजनरेट कर दिया जाएगा फॉस्फिनोल पाइरूवेट में, और दिन के टाइम पे C3 साइकिल लगातार चलती रहेगी, फूड का सिंथेसिस होता रहेगा बिना स्टोमेटा को ओपन किए, ठीक है ना, लगातार ये फोटोसिंथेसिस करता रहेगा। फिर रात के टाइम पे सेम काम होगा, फॉस्फिनोल पाइरूवेट से CO2 को कंबाइन करके ये बनाएगा, एसिड बनाएगा, स्टोर कर लेगा वैक्यूल में, और दिन के टाइम में उसको ओपन कर लेगा। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, अच्छा ये जो काम होगा ना C3 साइकिल, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, तो ये पूरा हमारे क्लोरोप्लास्ट में चलेगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान से समझना कि 2 बार CO2 फिक्सेशन हो रहा है, एक बार रात के टाइम पे और एक बार दिन के टाइम पे। तो यहाँ पे टाइम बेस्ड या फिर टेम्पोरल सेपरेशन है 2 CO2 फिक्सेशन के बीच में, 2 CO2 फिक्सेशन स्टेप। जो 2 CO2 फिक्सेशन स्टेप हैं वो टाइम के बिहाफ पे सेपरेटेड है, एक दिन में होता है और एक रात में होता है। तो ये हमने सारे टाइप के पाथवे पढ़ ली। अब ये कैम पाथवे किन में मिलता है, कैक्टस में, भाई कैक्टस ड्राई कंडीशन में मिलते हैं, पाइनएप्पल में, एटसेट्रा। इन दोनों का आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा कैम पाथवे कंप्लीट हो